किसी के लिए मन में नाराजगी रखना एक बहुत भारी बोझ उठाने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा वजन जिसे हम हर वक्त उठाए घूमते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसके नीचे कितना दब रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी बोझ को उतारने के बारे में है, माफी। लेकिन सिर्फ एक भावना के तौर पर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक प्रक्रिया की तरह समझेंगे जो हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है। और हमारी ये जो सारी बातचीत है वो प्रदीप शर्मा की किताब द फिजियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुल फॉरगिवनेस पर आधारित है। हाँ, जो कि एक माइंड मैनेजमेंट कोच और ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट है, लिखावट का विज्ञान। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि माफी असल में है क्या, ये इतनी मुश्किल क्यों लगती है, और इसका हमारे शरीर पर वैज्ञानिक रूप से क्या असर होता है। और हाँ, लिखावट के जरिए मन को शांत करने की एक बहुत ही अनोखी तकनीक के बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल, फिलॉसफी से आगे जाकर इसके पीछे का विज्ञान और प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी विचार जो हमारे स्रोत में दिया गया है वो ये है कि माफी दूसरे इंसान के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये अपनी शक्ति को वापस पाने का एक तरीका है। जब कोई किसी के लिए मन में नाराजगी रखता है तो असल में वो एक अदृश्य रस्सी से बंधा रहता है। हाँ, उसी घटना से, उसी इंसान से, और माफ करके आप वो रस्सी काटते हैं। इसे स्रोत में भावनात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। मतलब हम मन ही मन उस बुरी घटना को बार बार जीते रहते हैं। बिल्कुल, एक तरह से खुद को ही बार बार तकलीफ देते हैं। माफी उस वीसीआर को बंद करने जैसा है जो दिमाग में वही दर्दनाक सीन बार बार प्ले करता है। सही बात है। चोट तो एक बार लगी पर हम उस घाव को रोज कुरेद रहे हैं। तो एक तो हुआ भावनात्मक आजादी, और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है आत्ममूल्य का बढ़ना। जब तक हम नाराजगी रखते हैं हमारी पहचान उस घटना से जुड़ी रहती है। हमारा ध्यान इस पे रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही हम माफ करने की प्रक्रिया में आते हैं हमारा ध्यान इस पे चला जाता है कि मैं अब क्या बन रही हूँ या मैं क्या बन रहा हूँ। अच्छा, तो हम पीड़ित की भूमिका से निकलकर अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है। भावनात्मक आजादी और आत्ममूल्य, ये तो समझ में आता है। लेकिन तीसरा पॉइंट है नजरिया बदलना। स्रोत कहता है कि माफी हमें उस इंसान को खलनायक की जगह एक गलतियों से भरे साधारण इंसान के तौर पर देखने में मदद करती है। पर ये प्रैक्टिकल लगता है क्या? ये सवाल बहुत वाजिब है और शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है माफी का। हाँ। यहाँ मकसद उस व्यक्ति के काम को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। मकसद है अपनी दिमागी शांति के लिए उस व्यक्ति को अपनी कहानी में एक बड़ी शक्ति देने से रोकना। अच्छा। जब हम किसी को खलनायक बना देते हैं तो हम अनजाने में उसे अपनी कहानी का हीरो बना देते हैं, बस नेगेटिव रोल में। उसे एक साधारण इंसान की तरह देखना उस शक्ति को कम कर देता है। ये उनके लिए नहीं, ये अपनी कहानी पर अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये बात समझ आई। तो अगर माफी इतनी फायदेमंद है, ये हमें आजाद करती है, हमारा आत्मसम्मान बढ़ाती है, तो फिर हम इस बोझ को इतने कस कर पकड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें कई तरीकों से फंसा लेता है। जैसे कि कमजोरी का मिथक। बहुत लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने किसी को माफ कर दिया तो वो हार गए। हाँ, कि वो कमजोर है। जैसे आप सामने वाले को कह रहे हैं कि जो तुमने किया वो ठीक था, जबकि असल में तो ये अपनी शक्ति वापस लेने का काम है। बिल्कुल। एक और रुकावट है गुस्से की ढाल। गुस्सा हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। जैसे कोई ब्रेकअप के बाद कहता है, मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ, वो गुस्सा एक ढाल की तरह लगता है, पर असल में वो उन्हें दोबारा खुश होने से भी रोक रहा है। और फिर हमारा ईगो भी तो है, मैं क्यों झुकूं, गलती उसकी थी। बिल्कुल। और आखिरी और शायद सबसे बड़ी बाधा है न्याय बनाम शांति की लड़ाई। न्याय बनाम शांति। हमारा दिमाग सही साबित होने पर इतना अड़ जाता है कि हम शांति को भूल जाते हैं, हिसाब किताब बराबर करने पर जोर देता है, और दिमाग एक लूप में फंस जाता है। हाँ, और जब दिमाग इस लड़ाई में फंसता है तो इसका असर सिर्फ हमारी सोच पर नहीं पड़ता। यहाँ से बातचीत का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। हमारा पूरा शरीर इस जंग का मैदान बन जाता है। बिल्कुल सही। ये बोझ सिर्फ दिमागी नहीं है, हमारा शरीर सचमुच इसका वजन महसूस करता है। जब हम लंबे समय तक गुस्सा रखते हैं तो हमारा शरीर लगातार एक इमरजेंसी मोड में रहता है, जिसे लड़ो या भागो मोड कहते हैं। हाँ, फाइट और फ्लाइट मोड।
इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अवस्था कहते हैं। तो क्या ये एंजाइटी, नाराजगी हमारे शरीर के लिए एक परमानेंट इमरजेंसी अलार्म की तरह है जो हर वक्त बजता रहता है? बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही होता है, हर वक्त अलार्म बज रहा है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में दौड़ते रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, मांसपेशियां तनाव में रहती हैं। तो माफी उस अलार्म को बंद करने का बटन है? हाँ, जब हम माफ करने का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आराम करो और पचाओ मोड में चला जाता है। स्रोत में एक खास नर्व का जिक्र है, वेगस नर्व। हाँ, माफी का अभ्यास इस नर्व को शांत करता है, जिससे दिल की धड़कन धीमी होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और शरीर को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, अब आराम कर सकते हो। तो मतलब हम उस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी कम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि लंबे समय तक इसका ज्यादा होना बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक। जब कॉर्टिसोल का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये हृदय रोग, मधुमेह और कमजोर इम्यूनिटी जैसी कई बीमारियों का सीधा कारण बन सकता है। इम्यूनिटी की बात बहुत दिलचस्प है। तो क्या मन की शांति का हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी सीधा असर होता है? सीधा और गहरा असर होता है। इस क्षेत्र को साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहते हैं। अच्छा। स्रोत बताता है कि शांत मन शरीर में सूजन मतलब इन्फॉर्मेशन को कम करता है। साथ ही ये सिक्रेटरी IgA नाम की एक एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ाता है। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं? ये हमारे शरीर के फ्रंटलाइन सैनिक हैं जो नाक और गले में रहकर हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। और स्रोत में नेचुरल किलर सेल्स का भी जिक्र था। हाँ, NK सेल्स, ये हमारी इम्यूनिटी की स्पेशल फोर्सेस हैं। ये कोशिकाएं सीधे जाकर संक्रमण और यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं को भी खत्म करती हैं। कमाल है। और स्टडी से पता चलता है कि माफी और मन की शांति जैसी सकारात्मक भावनाएं इन NK कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाती हैं। तो माफ करना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए एक दवा की तरह है। बिल्कुल, ये मन और शरीर के गहरे जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, असल में करें कैसे? जब मन फंसा हो तो उसे बाहर कैसे निकालें? हमारे स्रोत में एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार तरीका दिया गया है, हमारी लिखावट से जुड़ा हुआ। हाँ, मुझे तो पहली बार पढ़कर यकीन ही नहीं हुआ। क्या वाकई हमारे टी या जी लिखने का तरीका हमारे मन पर असर डाल सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस तर्क है। स्रोत की एक लाइन है, हैंड राइटिंग ब्रेन राइटिंग है। एक मिनट, हैंड राइटिंग ब्रेन राइटिंग है, इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि हमारा दिमाग हाथ को कंट्रोल करता है? नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। दिमाग हाथ को निर्देश देता है, लेकिन जब हम सचेत रूप से अपनी लिखावट में बदलाव करते हैं तो हाथ भी दिमाग को एक नया संदेश भेजता है। अच्छा। लिखने के लिए बहुत सूक्ष्म मोटर कौशल और गहरे ध्यान की जरूरत होती है, तो आप जानबूझकर एक नया पैटर्न बनाकर दिमाग के न्यूरल पाथवे को रीट्रेन कर सकते हैं। बदलकर अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें क्या खास तकनीकें बताई कुछ गई हैं? बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीकें हैं। पहली, बिना लाइन वाले कागज का इस्तेमाल करें। बिना लाइन वाला कागज? क्यों? यह अवचेतन मन को संदेश देता है कि आगे बढ़ने का रास्ता खुला है, कोई रुकावट या सीमाएं नहीं है। ठीक है। और दूसरी तकनीक टी अक्षर से जुड़ी है। कहा गया है कि टी की जो रेखा होती है उसे ऊंचा और मजबूती से बनाना चाहिए। हाँ, लिखावट के विश्लेषण में टी की रेखा को आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति से जोड़ा जाता है। जब कोई इसे नीचा या कमजोर बनाता है तो यह कम आत्मसम्मान का संकेत हो सकता है। तो जानबूझकर इसे ऊंचा बनाने का अभ्यास करके हम अपने दिमाग को उच्च आत्मसम्मान का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कल से मैं अपने सारी टी एकदम ऊपर बनाऊंगी। पर क्या सच में दिमाग मान जाएगा? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक अभ्यास है। ये दिमाग को बेवकूफ बनाना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे सिखाना है। एक और तकनीक है, G, Y और J जैसे अक्षरों के निचले लूप को नरम और गोल बनाना। अच्छा। ये लूप हमारी भावनात्मक दुनिया से जुड़े होते हैं। उन्हें नरम और खुला बनाना दिल के खुलने और तनाव को छोड़ने का प्रतीक है। और एक आखिरी तकनीक थी लिखावट के झुकाव के बारे में। हाँ, वाक्यों को लिखते समय दाईं ओर थोड़ा ऊपर की ओर झुकाव बनाए रखना। जब हमारी लिखावट नीचे की तरफ जाती है तो ये निराशा या थकावट का संकेत हो सकता है। और ऊपर की ओर झुकाव आशावाद से जुड़ा है। हाँ, एक नई शुरुआत की मानसिकता से। तो हर स्ट्रोक हमारे अवचेतन मन को ये संदेश दे रहा है कि मैं बोझ को छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो इन सभी जानकारियों को मिलाकर स्रोत एक सरल दैनिक अभ्यास का सुझाव देता है। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है, जानकारी को एक्शन में बदलना।
अभ्यास ये है, सुबह उठकर अपनी कोई पसंदीदा सकारात्मक पुष्टि चुने, जैसे मैं शांति चुनती हूँ या मैं अतीत को छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। फिर इसे ऊपर बताई गई ग्राफोलॉजी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 21 बार लिखें, बिना लाइन वाले कागज पर ऊंचे टी बार्स के साथ गोल लूप्स और ऊपर की ओर झुकाव रखते हुए। और इसके साथ सांस लेने की तकनीक को भी जोड़ने की सलाह दी गई है, जो इसे और भी शक्तिशाली बना देती है। हाँ, जब आप हर शब्द लिखें तो कल्पना करें कि आप सांस के साथ शांति को अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ते हुए नाराजगी को बाहर निकाल रहे हैं। और लिखने के बाद एक पल रुककर अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। ये आखिरी हिस्सा बहुत जरूरी लगता है ना? बिल्कुल। क्या सीने में हल्कापन महसूस हो रहा है? क्या कंधों का तनाव कम हुआ है? क्या जबड़ा ढीला हो रहा है? ये अपने शरीर से जुड़ने का एक तरीका है। और यही इस पूरे अभ्यास का सार है। माफी कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक साधना है। ये हमारे मन और शरीर को एक ठोस व्यवहारिक तरीके से जोड़ता है। तो आज के इस बातचीत से हमने ये समझा कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति को वापस पाना है। बिल्कुल। ये हमारे शरीर के लिए एक दवा की तरह काम करती है, हमारे दिल से लेकर हमारी इम्यूनिटी तक को मजबूत करती है। और सबसे जरूरी बात, इसे ग्राफोलॉजी जैसी प्रैक्टिकल तकनीकों के जरिए विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये हमें निष्क्रिय पीड़ित बने रहने से निकालकर अपनी भलाई का सक्रिय निर्माता बनने की शक्ति देता है। इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। इन स्रोतों में ज्यादातर दूसरों को माफ करने की बात की गई है, लेकिन अगर हम इन्हीं तकनीकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव, शरीर को शांत करना और यहाँ तक कि ग्राफोलॉजी को स्वयं को माफ करने के अभ्यास पर लागू करें, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या वो सबसे भारी बोझ वही है जो हम अपनी ही गलतियों के लिए उठाए घूम रहे हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।